हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओशन बैंक एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग पीपीबी का मॉड्यूल ए में चैप्टर 2 शुरू करने जा रहे हैं और इसका लास्ट पार्ट है, यानी ये चौथा पार्ट है। इसके पहले हम लोग 3 पार्ट कवर कर चुके हैं और उसमें बहुत सारी चीजें हम लोगों ने सीखी। और इस पार्ट में सबसे पहला जो हम लोग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है करेस्पॉन्डेंट बैंक। ठीक है, करेस्पॉन्डेंट बैंक होता क्या है सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ, फिर समझाता हूँ। बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है, आसान है, सिर्फ आपको ध्यान से देखना है। देखिए, करेस्पॉन्डेंट बैंक क्या बोलता है कि करस्पॉन्डेंट बैंकिंग कैन बी डिफाइंड जनरल टर्म्स एज एन अरेंजमेंट अंडर विच वन बैंक करस्पॉन्डेंट होल्ड डिपॉजिट ओन्ड बाय अदर बैंक रेस्पॉन्डेंट एंड प्रोवाइड्स पेमेंट एंड अदर सर्विसेज टू दोज रेस्पॉन्डेंट बैंक्स। मतलब क्या हुआ मैं समझाता हूं, सुनिए। जैसे मान लिया ये यहां पर यूएसए है और ये इधर इंडिया है। ठीक है, ये इंडिया है और ये यूएसए। अब यहां पर मान लेते हैं यहां पर कोई बंदा बैठा हुआ है और एक इंडिया में जो बंदा है वो इसको पेमेंट भेजना चाहता है और ये पेमेंट किस में जाएगा? डॉलर में। लेकिन इस बंदे के पास में तो रुपए हैं। अब रुपए भी अगर मान ले रुपए भी हैं तो डॉलर में भेजना है तो भाई चलो रुपए यहां पर तो मिल जाएंगे। आप बैंक के पास चले जाओ, जो डीलर होते हैं ऑथराइज्ड डीलर जो फॉरेन करेंसी जो बेचते हैं उनके पास जाकर के आप फॉरेन करेंसी परचेज कर सकते हैं, यानी बाय कर सकते हो। दैट्स इट, बात खत्म हो जाती है वहीं पर। लेकिन भाई डॉलर यहां पर भेजेगा कौन, कैसे आएगा डॉलर? तो यहां पर मान लेते हैं कि यहां पर मान लेते हैं एक एसबीआई है, एसबीआई जो अपना बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर यहां पर यूएस की कोई बैंक है, यूएसए की कोई बैंक है, मान लेते हैं यूएस एबीसी बैंक लिमिटेड रख लेते हैं। ठीक है, एक एबीसी बैंक है। अब एसबीआई को अगर ये बोलता है, अगर मान लो यहां का बंदा है मिस्टर एक्स, ठीक है, मिस्टर एक्स इसका नाम है, और ये एसबीआई के पास जाता है, कहता है साहब मेरे पैसे बैंक में यहाँ पे मतलब वो बोलता है कि साहब मेरे पैसे जो है यहाँ पर यूएसए में एक बंदे को भेजना है, आप वहां किसी बैंक से कांटेक्ट करके भेज दीजिए। ठीक है, या ये कह लीजिए वो कुछ मत बोले, वो चला जाए, सिर्फ वो बोल दे कि साहब मेरे पैसे वहां पर यूएसए में किसी बंदे को भेजना है, मैं कैसे भेजूं? तो वहां पर एसबीआई के पास ऑप्शन रहता है। एसबीआई क्या कर सकता है, यहाँ पर जो एबीसी बैंक है उसके पास में अपना अकाउंट ओपन करवा सकता है और इसके माध्यम से, इसके थ्रू यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनको सर्विसेज दे सकता है। यहाँ पर अब जैसे मान लिया मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई को यहाँ पर पैसा भेजना है, मिस्टर वाई को अगर पैसा भेजना है तो मिस्टर एक्स क्या करेगा, वो इसको डायरेक्टली तो भेज नहीं सकता, एसबीआई भी इसको नहीं भेज सकती। एसबीआई क्या करेगी, यहाँ पर ये जो पैसा होगा मिस्टर वाई को जो मिलना है, यहाँ पर इसके पास में एबीसी बैंक होगा, उसके पास में अकाउंट ओपन करेगा और ये पैसा इसके अकाउंट में भेजेगा और एबीसी इसको पेमेंट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है ना, ये रेस्पोंडेंट बैंक कहलाता है, रेस्पोंडेंट बैंक। ठीक है, इसको रेस्पोंडेंट बैंक बोलते हैं। ये हो जाता है कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक। ठीक है, ये हो जाता है करेस्पॉन्डेंट बैंक। समझ गए ना? मतलब कि अगर फॉरेन कंट्री में किसी को सर्विसेज देनी है, बैंकिंग की सर्विसेज, और इंडिया का बंदा वहां पर पैसा भेजना चाहे या कुछ भी है, मतलब मनी से मैटर जुड़ा हुआ है, तो और वो बैंक सर्विसेज दे रहा है, यानी कि बैंक सर्विसेज वहां पर दे रही हैं, तो इसके माध्यम से, इसके थ्रू क्या कर सकता है, ये यहाँ पर सर्विसेज अपनी दे सकता है। कौन? इंडियन बैंक। तो इंडियन बैंक रेस्पोंडेंट बैंक हो जाता है और जो फॉरेन कंट्री का जो बैंक होता है उसको बोलते हैं करेस्पॉन्डेंट बैंक। ठीक है, क्लियर हो गया? अब यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, इसको पढ़ेंगे तो बोलता है अ स्मॉल बैंक इन इंडिया डज नॉट हैव ब्रांच इन द यूएसए। यहाँ पर स्मॉल बैंक की बात करेगी, जरूरी नहीं है स्मॉल हो, बड़ा भी हो सकता है, कोई भी बैंक हो सकती है। इट कीप्स एन अकाउंट विद यूएस बैंक व्हेन इट्स कस्टमर वांट टू सेंड मनी टू समवन इन यूएसए, यूएस बैंक मेक्स द पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द इंडियन बैंक। देखा, इंडियन बैंक के बिहाफ पे यूएस बैंक पेमेंट कर देगा। हियर द यूएस बैंक इज द करेस्पॉन्डेंट बैंक, यूएस बैंक करेस्पॉन्डेंट बैंक बन जाएगा और इंडिया का जो बैंक होगा उसको रिस्पोंडेंट बैंक का नाम दे दिया जाता है। अब इसी जो प्रोसेस होती है इसी को क्या बोला जाता है, इसको करेस्पॉन्डेंट बैंकिंग बोला जाता है। अब ये करेस्पॉन्डेंट बैंकिंग जो होती है इसको माना गया है लाइफ लाइन है, किसकी? ग्लोबल ट्रांजेक्शंस की, ग्लोबल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है, इसकी लाइफ लाइन होती है। जैसे मान लो अभी यहाँ पर अगर ये करेस्पॉन्डेंट बैंक ना होता है, करेस्पॉन्डेंट बैंकिंग ना होती, इसको क्या बोलते हैं? करेस्पॉन्डेंट बैंकिंग। ठीक है, इसको नाम दिया गया करेस्पॉन्डेंट बैंकिंग, इसका नाम दिया गया है। अब मान लो तो अगर यहाँ पर इस तरीके का ट्रांजेक्शन ना होता तो क्या यहाँ पर फॉरेन कंट्री में पैसा भेजना पॉसिबल था? ऐसे तो पॉसिबल नहीं था इतना आसानी से। ठीक है, तो अब यहाँ पर कहते हैं क्या भाई, ये धड़कन है, मतलब लाइफ लाइन है।
तो बोलता है ग्लोबल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड हैंस, कहता है कि ये धड़कन है यानी कि लाइफ लाइन है किसकी, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस की, जो ग्लोबली होते हैं यानी पूरे विश्व भर में ट्रांजेक्शंस होते हैं, इसको इसीलिए लाइफ लाइन बोला जाता है। एंड हैंस द क्रूशल यानी कि इंपॉर्टेंट बन जाता है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, ट्रेवल के लिए, टूरिज्म के लिए। कोई वहां जा रहा है या कोई विदेश में धंधा कर रहा है, कहीं पर भी किसी को पैसे भेजने हैं या कहीं से पैसे मंगाने हैं, तो सारी चीजें जो होती हैं ये करेस्पॉन्डेंट बैंकिंग के थ्रू हो जाती हैं इजिली, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती है। क्लियर हो गया। अगला पॉइंट देखिए, कहता है एट द सेम टाइम इट ऑल्सो हैज इनहेरेंट रिस्क, कहता है यहाँ पर इनहेरेंट रिस्क भी होता है। कौन सा रिस्क, कहता है इनहेरेंट रिस्क। इनहेरेंट रिस्क वो होता है जो जन्मजात होता है, मतलब वो शुरुआत से होता है, उसको हम लोग हटा नहीं सकते, यानी हम उसको जीरो नहीं कर सकते। ठीक है, जीरो नहीं कर सकते। हर सिस्टम में जहां पर मनी इन्वॉल्व होता है वहां पर हर सिस्टम में, लगभग हर सिस्टम में रिस्क होता ही होता है। उसको अगर हम बोलें कि उसको जीरो कर दो, बिल्कुल एकदम से बिल्कुल ना के बराबर रिस्क, को ऐसा नहीं हो सकता है, उसको बिल्कुल जीरो नहीं किया जा सकता। हाँ, एक लेवल तक उसको कम किया जाता है। जैसे मैं बोलूं कि अगर 1 लाख का ट्रांजेक्शन हो रहा है, मान लो एक ही ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो पॉसिबिलिटी है भाई एक ट्रांजेक्शन किया है, चलो ठीक है, उसमें हेरा फेरी नहीं होगी। लेकिन मान लो यहां पर दिन भर में 10,000 ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, दिन भर में 10,000 ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो क्या आप ये मान करके चलोगे जो 10,000 ट्रांजेक्शन हुए हैं उसमें कहीं गलती नहीं हुई, सारा का सारा डेटा एकदम एक्यूरेट है? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं गलती है तो सिस्टम से हो जाती है, या फिर मैनुअली जो डेटा डाला जाता है उससे हो जाती है, या लोगों से हो जाती है, कहीं गलत एंट्री डाली जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो दिक्कतें कहीं ना कहीं हो ही जाती है। ठीक है, तो 0% रिस्क को 0% मान लेना ये मूर्खता होती है। ठीक है, 0% उसको नहीं माना जा सकता, क्योंकि हर सिस्टम में वो इनहेरेंट रिस्क होता है, मतलब उसका ऐसा रिस्क जिसको हम बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते, उसको इनहेरेंट रिस्क बोला जाता है। आगे बोलता है इन इट्स एक्टिविटी एंड नेचर रिस्क ऑफ अब्यूज, कहता है अब्यूज बाय क्रिमिनल्स फॉर द मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग। अब यहां पर बोलता है जो इनहेरेंट रिस्क होता है किसकी वजह से, कहता है यहां पर जो जैसे कुछ क्रिमिनल्स होते हैं ना, क्रिमिनल्स क्या करते हैं, पैसे को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए ब्लैक मनी लेकर के आते हैं, और व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए बैंकिंग सिस्टम में डाल देते हैं पैसे को, और व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर, मतलब इलीगल मनी को लीगल मनी बना लेते हैं। या फिर जो टेररिज्म के लिए पैसा जाता है, आतंकवादी के लिए, आतंकवादी संगठन जो होते हैं उनको पैसा भेजा जाता है, लोग भेजते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें होती हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहती हैं, तो उसको कम किया जाता है, उसको कम करने की कोशिश की जाती है, और इसीलिए यहाँ पर जो तुम्हारा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है यहाँ पर इसके विरोध में काम करता है, ताकि ये सारी चीजें ना हो। ठीक है, हाँ, अब देखिए आगे बोलता है ड्यू टू डिफरेंट लेवल एंड द नेचर ऑफ द एएमएल सेफ्टी रेजिम्स इन वेरियस कंट्रीज करस्पॉन्डेंट बैंक्स आर एक्सपोर्ट टू, बोलता है मनी लॉन्ड्रिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म रिस्क ईच अदर। तो यहाँ पर कहता है यहाँ पर देखो एक बात मैं बता दूं कि हर कंट्री में जो तुम्हारे एएमएल के जो रूल्स होते हैं, या जो फाइनेंशियल टेररिज्म के जो रूल्स होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, बहुत स्ट्रांग नहीं होते हैं। प्रेशर वहां पर बहुत कम रहता है, तो वहां पर अगर प्रेशर कम रहेगा यानी वीक रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं, वहां पर स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं, लोग स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते हैं, तो अगर उस बैंक के साथ में जुड़ करके अपने भारत का कोई बैंक काम करता है, तो ऐसे केस में रिस्क बढ़ जाता है। किस चीज का बढ़ जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग का रिस्क बढ़ जाता है, फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म का रिस्क बढ़ जाता है। तो ऐसे केस में हमको बहुत ही सतर्क रहना है, हमको मतलब बैंक को बहुत सतर्क रहना चाहिए कि अगर ऐसा कोई कंट्री है जो हमारे इंडिया से जुड़ रहा है, या ऐसा कोई बैंक है ऐसी कंट्री में है जहां पर वीक कंट्रोल्स है, मतलब जो रूल्स रेगुलेशंस बहुत वीक है, उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग की पकड़ अच्छी नहीं है, मतलब स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस नहीं है, तो उनके साथ में अगर कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो बहुत सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ, क्योंकि वहां पर रिस्क बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये कम्बेटिंग ऑफ फाइनेंसिंग, जो फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म है उसकी बात करता है, मतलब कि जो आतंकवादी संगठन होते हैं उनको पैसा रोकने के लिए, पैसा उन तक ना पहुंचे उसको रोकने के लिए ये जो कम्बेटिंग ऑफ फाइनेंशियल टेररिज्म ये अपनाया जाता है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है कि भाई ब्लैक मनी है उसको व्हाइट मनी में कन्वर्ट होने से रोका जाए। ठीक है, इसमें इसका जो डिटेल है मैंने पिछले वीडियोस कराए उसमें बहुत अच्छे से समझाया, वहां पर जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। Banks are therefore required to follow certain norms in establishing and maintaining the correspondent relations। तो यहां पर कहता है बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू फॉलो सर्टेन नॉर्म्स, तो बैंक को कुछ यहाँ पर नॉर्म्स फॉलो करने होते हैं ताकि करस्पॉन्डेंट रिलेशनशिप, मतलब जो रिलेशनशिप आप देखो, अब मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो कि कहीं शादी होती है,
अब आप मान लो जैसे शादी कहीं से आपसे रिश्ता फिक्स हो रहा है, कहीं से रिश्ता फिक्स हो रहा है, तो रिश्ता फिक्स कैसे कर लेते हैं? क्या यूं ही आंख बंद करके कर लेते हैं ना? कर लेते हैं क्या? नहीं करते हैं ना। तो सबसे पहले वहां पर क्या करते हैं भाई, पता लगाते हैं अगर वो अननोन पर्सन है, ऐसे व्यक्ति से हम रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं जो पता चले पहले से खतरों का खिलाड़ी हो। खतरों का खिलाड़ी का मतलब है कि पहले से गलत चीजों में इन्वॉल्व हो, उसकी लड़की गलत लाइन पे चल रही हो, या फिर उसके सास सुर वगैरह दबंग टाइप के आइटम है, इधर ठोक देते हैं, ढाए से उड़ा देते हैं। ठीक है, तो ऐसी जगह क्या आप रिश्ता जोड़ना चाहोगे ना? तो सबसे पहले क्या करना होगा भाई, जांच पड़ताल करो, सब कुछ ठीक से देख दाख लो, ओके है कि नहीं है। तो ऐसे बैंक्स के केस में भी होता है कि अगर बैंक्स मान लिया उनको करस्पॉन्डेंट रिलेशनशिप बनाना है, तो बैंक को सबसे पहले क्या करना पड़ता है, पता करना पड़ता है। उनकी एक अपनी पॉलिसी होती है, हर बैंक के पास अपनी पॉलिसी होती है। आरबीआई गाइडलाइंस जो जारी करती रहती है उसमें चीजें अमेंड भी होती रहती हैं। सबके पास पॉलिसी होती है, जो मनी लॉन्ड्रिंग की पॉलिसी होती है और जो सीएफटी की पॉलिसी होती है, इसमें लिखा होता है स्पेशली तौर पे कि भाई अगर तुम किसी बैंक से करस्पॉन्डेंट रिलेशनशिप बनाने जा रहे हो तो उससे क्या पहले आपको बहुत सारी चीजें देखनी है। ठीक है, वो क्या क्या करता है, बैंक किस चीजों में इन्वॉल्व है, बैंक की कंट्री के रूल्स रेगुलेशंस कहते हैं कैसे हैं, ठीक है, वो सारी चीजें देखी जाती है। तो ये वही बातें बताएंगे वहां पर क्या क्या चीजें देखनी है। तो को बोलता है जब करस्पॉन्डेंट रिलेशनशिप मेंटेन करना हो तो क्या क्या चीजें फॉलो करनी, कौन कौन से नॉर्म्स फॉलो करने हैं। तो बैंक शुड हैव पॉलिसी फॉर द एस्टेब्लिशिंग करस्पॉन्डेंट रिलेशनशिप। तो अगर आप करस्पॉन्डेंट रिलेशनशिप में जा रहे हो तो बैंक के पास में इसकी पॉलिसी होनी चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी बातें उस पॉलिसी में लिखी रहती है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है, कहता है द पॉलिसी शुड हैव स्पेल आउट द कंडीशंस एस्टैब्लिश सच रिलेशनशिप। वहां पे जो कंडीशंस होती हैं क्लियरली वहां पे मेंशन होनी चाहिए, भाई ये चीजें करनी है, ये चीजें नहीं करनी है, सारी कंडीशन। ड्यू डिलिजेंस ऑफ द करस्पॉन्डेंट बैंक शुड इंक्लूड द इंफॉर्मेशन ऑन द बोलता है ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस ऑफ बैंक मैनेजमेंट, मेजर बिजनेस एक्टिविटीज, लेवल ऑफ एमएलसी। देखो यहां पर क्या कहता है, कहता है ड्यू डिलिजेंस करस्पॉन्डेंट बैंक मतलब यह कि यहां पर जैसे जो बैंक है, जो करस्पॉन्डेंट बैंक है उसका अगर मान लिया वहां पर मैंने अभी बताया ना कि वहां के रूल्स रेगुलेशंस ऐसे हैं, बहुत ज्यादा वीक हैं, या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऐसा है जो मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, उसकी ड्यू डिलिजेंस होनी चाहिए। यानी कि जो करस्पॉन्डेंट बैंक है, ठीक है, वहां पर उसकी चीजों की निगरानी रखनी चाहिए, वहां पर चीजें बढ़ा देनी चाहिए, निगरानी बढ़ा देनी चाहिए, जो उनके साथ में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उनको ध्यान से देखना चाहिए। ठीक है, आगे देखो बोलता है पर्पज ऑफ द ओपनिंग अकाउंट आइडेंटिटी थर्ड पार्टी एंटिटीज दैट विल यूज द करस्पॉन्डेंट बैंकिंग सर्विस एंड रेगुलेटरी सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क इन द बैंक फॉर्म करते हैं। देखो यहाँ पर मैं बताऊं, सबसे पहली बात तो मैंने बताई अभी करस्पॉन्डेंट बैंक की, जो करस्पॉन्डेंट बैंक है वहां पर देखना कि भाई करस्पॉन्डेंट बैंक है किस कंट्री से बिलोंग करता है। अब यहाँ पर बात आती है पार्टी की भी। पार्टी अगर मान लो यहाँ पर कोई पार्टी है, अब वो पार्टी अगर मान लो अकाउंट खोल रही है, अकाउंट खोल रही तो किस लिए, उसका पर्पज क्या है, अगर मान लो पैसे भेज रही है तो पैसे क्यों भेज रही है, ठीक है, रेगुलेट और जिस कंट्री में भेज रही है वहां पर रेगुलेटरी जो उनकी सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क उनका कैसा है, होम कंट्री का कैसा है, वो सारी चीजें देखनी होती है। यूं ही मुंह उठा करके चले गए और मुंह उठा करके सारा काम होगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर प्रॉपर तरीके से चेक होता है, और जरा सा भी लगता है अगर बैंक जो होम कंट्री का जो बैंक होता है, जैसे इंडिया होम कंट्री अभी मैं जहां बैठा हूं, तो अगर इंडिया होम कंट्री है तो होम कंट्री का बैंक कहाँ देखता है, जो फॉरेन कंट्री का जो हमारा करस्पॉन्डेंट बैंक होता है उसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठी करता है और देखता है कि उस कंट्री के रूल्स रेगुलेशंस कैसे हैं, वहां पे जो पार्टी बैठी, जो हमारे यहाँ की जो पार्टी है, जो पैसा उसको भेज रही है, क्यों भेज रही है, इसका पर्पज क्या है। ठीक है, बार बार भेज रही है, बिना मकसद के भेज रही है तो भी डाउट हो जाता है, भाई बिना मकसद की भेजेगा कोई, ठीक है, वहां पर भी डाउट हो जाता है। तो ये सारी चीजें देखनी रहती हैं। आगे बोलता है नो करस्पॉन्डेंट रिलेशनशिप शुड बी एस्टैब्लिश विद द शेल बैंक। शेल बैंक क्या होता है, जहां पर मैंने लिखा भी है, केवल कागज पर दिखने वाला बैंक। ऑल्सो इंश्योर दैट करस्पॉन्डेंट बैंक डू नॉट अलाउ अकाउंट टू बी यूज्ड बाय शेल बैंक। देखो यहां पर सीधी सी बात है, कोई ऐसा बैंक है जो सिर्फ कागजों पर दिख रहा है, उसका कोई प्रॉपर ऑफिस नहीं है, भैया कल के डेट में भाग गया कुछ कांड करके, कहां कहां ढूंढते घूमोगे, कागज थोड़ी आप पकड़ कर बैठोगे। तो ऐसे बैंक के साथ में मना किया गया कि भाई कोई शेल बैंक है, शेल बैंक का मतलब जो सिर्फ कागज पर दिखता है, फिजिकली नहीं दिखता, तो उस बैंक के साथ रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं करने हैं। ठीक है, यहां पर मना किया गया है। आगे बोलता है, कहता है बैंक शैल हैव कॉजेज विद द करस्पॉन्डेंट बैंक्स लोकेटेड इन द jurisdictions which have strategic deficiencies or have to make sufficient progress in implementation of the FATF, ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स रिकमेंडेशंस। ऐसा कोई कंट्री है, ठीक है, ऐसा कोई कंट्री है, वहां ऐसा कोई कंट्री है जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसके रिकमेंडेशंस नहीं मानता,
अब ये रिकमेंडेशंस कौन से देता है? ये रिकमेंडेशन देता है भाई मनी लॉन्ड्रिंग के ट्रांजेक्शन्स पे रोकथाम लगाई जाए, जो सीएफटी के जो ट्रांजेक्शन है उनको पैसा भेजने की वहां पर रोकथाम लगे, जिनके पर मतलब जो जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उनको अच्छे से उसके ऊपर निगरानी रखी जाए। तो इनके जो रिकमेंडेशन होते हैं, अगर उनको बैंक उनको जो है वो देश नहीं मानता है, और इसके अलावा वहां पे जो मनी लॉन्ड्रिंग के जो रूल्स बनाए बहुत ढीले ढाले हैं, मतलब लोग यूं ही जाकर के पैसा ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर लेते हैं और वहां पर जो सरकार कुछ बोलती ही नहीं है। और ऐसी बैंक जो कि उस कंट्री में स्थित है, मतलब वो ऐसा कंट्री जहां पर ये सब चल रहा है और उसी कंट्री में वो बैंक स्थित है, भैया उसके साथ में अगर कुछ भी ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो, यानी इंडिया से हो, अगर मान लो इंडिया से, अभी तो इंडिया की बात कर रहा हूं, तो इंडिया के हो तो यहाँ पर बैंक को स्पेसिफिकली बताया गया कि भाई अगर ऐसे किसी बैंक से आप रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहे हो तो केयरफुल हो जाओ, ठीक है, सावधान हो जाओ, कुछ भी हो सकता है कि कहीं पर भी रिस्क हो सकती है। तो ये रिस्क की एरिया माना गया है। यहाँ पर स्ट्रेटेजी की जो डिफिशियंसीज का मतलब मैंने बताया कि यहाँ पर मार्क करके रखा है। बोलता है इट इज नॉट अ मिस्टेक ऑफ बैंक, कहता है बैंक की गलती यहाँ पर नहीं होता, लेकिन गलती यहाँ पर किसकी है? बोलता है इंटायर कंट्रीज लॉज और रेगुलेशंस की। जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है वहां पर उनके रूल्स रेगुलेशन ऐसे हैं कि बहुत वीक हैं, एक्शन नहीं लिया जाता है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अगला जो पार्ट आता है बहुत ही प्यारा सा पार्ट है, जहां पर थोड़ी यूएसए की इंफॉर्मेशन है। बोलता है रिपोर्टिंग अंडर, जो होता है फैट सीए और सीआरएस, इन दोनों के बारे में लोग बात करने जा रहे हैं, ठीक है। अभी सबसे पहले जान लो कि फैट सीए होता क्या है। देखो अभी पहले समझो, जैसे मान लेते हैं ये यूएसए है। अब यूएसए में कुछ लोग यहां पर बैठे हैं, यूएसए में वो चाहते हैं कि भाई मैं यहां पर यूएसए में टैक्स ना भरूं, मैं कहीं किसी सॉरी ये लोग यूएसए के लोग हैं और ये चाहते हैं कि भाई मुझे टैक्स ना देना पड़े, और ये अपने पैसे को कहां भेज देते हैं या लगा देते हैं? इंडिया में। यहां इंडिया में पैसा छुपा दिया, टैक्स नहीं देना चाहते हैं। ऐसे केस में जो यूएसए की सरकार है उसने बनाया फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस है, ठीक है। अब यहाँ पर जो फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट है, यहाँ पर सीधे तरीके पे इन लोगों के पीछे सारी कहानी बनाई गई कि भाई अगर ये लोग पैसा अगर कहाँ कहाँ डाल रहे हैं तो कौन किसको रिपोर्ट करेगा, सारी बातें यहाँ पर डिस्कस करी गई। तो बोलता है ओरिजिन कहाँ है? बोलता है टैक्स लॉ इनेक्टेड बाई यूएसए, यानी कि यूएसए के टैक्स लॉ ने ये बनाया, क्या बनाया गया है? फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट। अब इसका मेन मकसद क्या है? कहता है टू प्रिवेंट यूएस पर्सन सिटीजन रेजिडेंट्स फ्रॉम हाइडिंग देयर वेल्थ, कहता है कि पैसा जो छुपाते हैं उनके लिए बनाया गया है इन फॉरेन बैंक्स आउटसाइड यूएसए, यानी यूएसए के बाहर, जरूरी नहीं इंडिया में ही इन्वेस्ट करे, कहीं पर भी वो कर सकते हैं इन्वेस्ट, कोई जरूरी नहीं इंडिया में हो। इवेड यूएस टैक्सेस को बचने के लिए, यानी यूएस टैक्सेस को इवेड करने के लिए, यानी उससे बचने के लिए वो क्या करते हैं? विदेश की कंट्री में पैसा कहीं छिपा देते हैं। बोलता है इनकम जनरेटेड फ्रॉम दैट वेल्थ, ठीक है। सीधा सा मैंने जो बोला ना, यूएस के अंदर उन्होंने पैसा कमाया, उसके ऊपर टैक्स लगने वाला तो उन्होंने उठा करके कहीं किसी दूसरी कंट्री में छिपा दिया, ठीक, ताकि टैक्स ना देना पड़े। यहां तक ये बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं, बोलता है मैंडेट फॉर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब यहाँ पर मैंडेटरी क्या क्या हो गया? कहता है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रहेंगे, बोलता है मस्ट आइडेंटिफाई द यूएस अकाउंट्स यूजिंग द इनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस रिव्यूज, ठीक है। अब यहाँ पर जो यूएस अकाउंट्स रहेंगे, वहां पर जो उनका होगा, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रहेंगे उनको इनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस करना पड़ेगा। जो ऐसे लोग हैं उनके ऊपर निगरानी बढ़ा दी जाती है ताकि उनको पता किया जा सके पैसा कहाँ कहाँ डाल रहे हैं और वो कहाँ कहाँ अपना पैसा छुपा रहे हैं। तो यहाँ पर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रहेंगे उनको किसको बताना, रिपोर्ट करना पड़ेगा? यहाँ पे यूएसए की सरकार को रिपोर्ट करना पड़ेगा कि भैया ऐसा फला फला व्यक्ति जो है वो गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं। अगला जो पॉइंट आता है जो बोलता है पीरियडिकली रिपोर्ट दीज अकाउंट्स डिटेल टू यूएस, कहता है ये जो पीरियडिकली रिपोर्ट किसके पास में जाती है? यूएस इंटरनल रेवेन्यू सर्विस। अब ये जो आईआरएस है, ये आईआरएस है क्या? मैंने सारा कुछ डाला गया है इसमें, सब मैंने डाला हुआ है, मैं आपको सारा कुछ दिखाता हूं। देखिए जो तुम्हारा इंडिया है, इंडिया में इनकम टैक्स एक्ट 1961 चलता है, जहां पर इनकम टैक्स एक्ट की जो इनकम टैक्स रूल्स दे रखे हैं, जहां पर इनकम टैक्स रूल्स वैसे तुम्हारा 1962 का लगता है, जहां पर भारत सरकार टैक्स कलेक्ट करती है, तो वहां पर सारी बातें बताई गई किस तरीके से टैक्स, किस पे कितना टैक्स लगेगा, सारी बातें वो कहाँ कवर होता है? तुम्हारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 में कवर होता है। और यहाँ पर जो डिपार्टमेंट होता है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है। यूएसए में इनकम टैक्स एक्ट की जगह पर वहां पर क्या चलता है? इंटरनल रेवेन्यू कोड इसको बोला जाता है।
और जो वहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसको बोला जाता है इंटरनल रेवेन्यू सर्विस बोला जाता है। इसीलिए यहाँ पर IRS की बात करता है। देखो यहाँ पर IRS की बात इसीलिए कर रहा है वो, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या बोलता है, कहता है इंटरनल रेवेन्यू सर्विस, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ये। यहाँ पर इसको बताना पड़ेगा, पीरियडिकली रिपोर्ट करना पड़ेगा। किसको रिपोर्ट करना पड़ेगा? जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे उनको, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर जो कंट्री है, मान लो 2 कंट्री है, मान लो जैसे एक इंडिया है, ठीक है, एक इंडिया है, ये मान लेते US है और ये इंडिया है। अब इनके बीच में एक एग्रीमेंट जो साइन होता है, वो एग्रीमेंट की ये बात कर रहा है जहां पर IGA। इस एग्रीमेंट को क्या कहते हैं? इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट, इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट। अब इस जो ये एग्रीमेंट होता क्या है इसमें मान लो, जैसे मान लो क्या नाम है, यहाँ का बंदा जो अमेरिका का है, यहाँ पैसा छुपा रहा है। अब यहाँ की बैंक को अगर पता चल जाए, तो यहाँ की अगर सरकार को पता चल जाता है, तो ये क्या करेगी? इसको रिपोर्ट कर देगी यहाँ के जो IRS है, यानी कि यहाँ का जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसको USA वाले जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वो रिपोर्ट कर देता है। और ये किसके तहत करेगा? IGA का, इनके बीच में IGA का अगर एग्रीमेंट होता है, अगर ऐसा एग्रीमेंट इन दोनों की सरकार के बीच में है, तो आपस में अगर कोई व्यक्ति गड़बड़ घोटाला करते हैं तो ये आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर कर देते हैं। मतलब टैक्स चोरी की बात अगर यहाँ पर कोई इंडिया का बंदा करेगा तो इनको शेयर कर देंगे, अगर यहाँ पर US का बंदा इधर को करेगा तो इनको शेयर कर देते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर ये बनाया गया इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है? बोलते हैं अगर पहले वाले केस में बोलता फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जहां पर IGA अवेलेबल नहीं है, तो वहां पर IGA नहीं है, तो वहां पर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रहेंगे उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा। किसको रिपोर्ट करना पड़ेगा? IRS को रिपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अगला पॉइंट बोलता है यहाँ पर जो IRS है क्या, तो IRS समझो क्या है, बोलता है द IRS वर्क लाइक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन इंडिया। मैंने भी बताया था ना, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कलेक्टिंग फेडरल टैक्सेस फ्रॉम इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस, टैक्स को कलेक्ट करना, किससे? इंडिविजुअल्स से, बिजनेसेस से। और बोलता है इंश्योरिंग टैक्स पेयर्स फॉलो US टैक्स लॉज, ठीक है। अब यहाँ ये US का है ना, तो US टैक्स लॉ फॉलो करने के लिए बोलेगा। इसमें टैक्स रिफंड वगैरह देता है जहां पर अप्लीकेबल होता है। इन्वेस्टिगेशन का काम कर सकता है अगर टैक्स फ्रॉड वगैरह, टैक्स इवेजन किया गया है। आगे बोलता है रिसीविंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन द फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अंडर द FATCA। तो यहाँ पर ये क्या करता है? FATCA जो होता है उसके तहत जो फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसके तहत इंफॉर्मेशन भी ये रिसीव करने का इसके पास पावर होता है। इसके बाद में तुम्हारा जो आता है, कहता है इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट, वही जो मैंने बताया ना। तो बोलता है FATCA इज अ US लॉ, कहता है जो FATCA है तुम्हारा वो US लॉ है, ठीक है। फॉरेन अकाउंटेंट जो फॉरेन अकाउंटिंग जो ये यहाँ पे जो दे रखा है ना, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, ये फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट जो होता है ना, जहां पर अभी मैंने बात बताई थी कि भाई ये US का है और ये US का है, तो ये बनाया किसके तहत था? देखो ये मैं बात बता दूं, जो IRS है, जो IRS है इसके अंडर में FATCA है, ठीक है। FATCA, इसके अंडर में FATCA, कहने का मतलब ये इसके लिए काम करता है, IRS के लिए काम करता है। तो यहां पर कहता है FATCA इज US लॉ, कहता है US का लॉ है। इंस्टेड ऑफ द रिक्वायरिंग एवरी फॉरेन बैंक टू रिपोर्ट डायरेक्टली टू द IRS, बोलता है US साइंस द इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट IGA विद द अदर कंट्रीज अंडर एन एग्री। ये सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसमें कोई ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। सारी बातें बता चुका हूं। बैंक रिपोर्ट द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टू देयर ओन कंट्रीज टैक्स अथॉरिटी, ठीक है। यहाँ पर IGA में क्या होता है? IGA के तहत बैंक क्या करता है? जो इन्फॉर्मेशन से जरूरत होती है अपनी कंट्री में टैक्स अथॉरिटी से मांग लेती है, और उसके बाद में क्या करेगा? जो बोलता है द कंट्रीज टैक्स अथॉरिटी देन शेयर्स विद द इंफॉर्मेशन विद IRS, ठीक है। तो उसके बाद में अभी क्या करेगा? बैंक क्या करेगा? टैक्स अथॉरिटी से जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं, धोखाधड़ी करने वाले, उनसे इंफॉर्मेशन मांग लेगी और वो इंफॉर्मेशन IRS US को दे देगी। अगर US के साथ में नहीं है तो दूसरी कंट्री का होगा, तो दूसरी कंट्री के साथ वहां पर IRS नहीं होगा, वो फिर उसके अकॉर्डिंग कोई दूसरा जो डिपार्टमेंट होगा वहां पर वो शेयर करेंगे। तो यहाँ पर बोलता है दिस मेक्स FATCA कंप्लायंस इजियर एंड इंश्योर्स इट फॉलो द कंट्री डोमेस्टिक लॉज, ठीक है। तो यहाँ पर वो डोमेस्टिक जो लॉज होते हैं उनका कंप्लायंस जो होता है इजियर हो जाता है। अब देखो यहाँ पर एक और जो तुम्हारा टर्म आता है उसको बोलते हैं कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। CRS के नाम से बोला जाता है। तो इसको डेवलप किसने किया है? इसको डेवलप किया है OECD काउंसिल ने, ठीक है। बोलता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। अब देखो बोलता है फॉर्मर रिक्वेस्ट फ्रॉम द
ये रिक्वेस्ट किसने जो किसने रिक्वेस्ट किया था बनाने के लिए, जो G20 की जो कमेटी है उसने बोला था। जो G20, देखो यहाँ पर जो ग्रुप है ना, G20 का जो ग्रुप है, यहाँ पर जो 20 मेजर जो कंट्रीज है तुम्हारी, वो एक साथ में जुड़ करके तुम्हारे इकोनॉमिक जो ग्रोथ के, इंटरनेशनल ट्रेड के, या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, टैक्स ट्रांसपेरेंसी, इन सब के ऊपर जो डिस्कशन करते हैं और जो चीजें दिक्कतें आती हैं आपस में डिस्कस करके उस मामले को सुलझा लेते हैं। तो G20 का ग्रुप बहुत बड़ा है, और ये लोग, इन्होंने रिक्वेस्ट करी थी, किसको रिक्वेस्ट करी थी कि भाई मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां पर क्या होता है कि रिपोर्ट करेंगे लोग। रिपोर्ट किससे, कौन करेगा, वो सारी बातें अभी हम लोग बताएंगे। अभी सारी बातें बताएंगे, डिस्कस करेंगे कौन किसको कहां पे क्या रिपोर्ट करेगा। देखो अमेरिका की अगर मैं बात करूं तो अमेरिका में ये सारा आता है, लेकिन अगर मैं बाहर की अगर बात करूं तो वहां पर कौन आ जाता है, फिर CRS आ जाता है। तो ये CRS बाकी देशों के लिए होता है जहां पर कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड आता है। अगर मान ले एक कंट्री कोई दूसरी कंट्री में पैसा, एक कंट्री का बंदा कोई दूसरी कंट्री में पैसा छिपा रहा है, तो वहां पर इसके तहत रिपोर्टिंग करनी होती है, इसके तहत रिपोर्टिंग करनी होती है, इसीलिए इसको बनाया गया है। ठीक है, अभी आगे देखिएगा इसका कोर ऑब्जेक्टिव क्या है। बोलता है ग्लोबल टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज रिजिम दैट अप्लाइज टू कस्टमर्स टैक्सेबल इन एनी अदर फॉरेन कंट्री बियॉन्ड जस्ट USA। देखो मैंने जो बोला था वही लिखा है, USA के बाहर अगर कोई दूसरी कंट्री है, वहां पर जो इंफॉर्मेशन है वो आपस में एक्सचेंज करने का जो तरीका है वो इसके तहत बनाया गया। किसके तहत, CRS के तहत। वो लोग क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे। यानी यहाँ पर वो सारी बातें लिखी, इंफॉर्मेशन कैसे शेयर होगी, कब शेयर होगी, कौन शेयर करेगा, कब कब शेयर करेगा, कब कब मैंडेटरी रहेगा, क्या क्या सजा मिलेगी, वो सारी बातें। ठीक है, सजा की तो मैं देखिए, इसकी जो पनिशमेंट की मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट श्योर कि वहां पर पनिशमेंट कितना है, वो पनिशमेंट की मैं इतना ज्यादा मैंने वहां पे घुस घुस के नहीं पढ़ा, क्योंकि मैं टॉपिक अभी उठाया हूँ पूरा। ठीक है, पूरा एनालिसिस करने के बाद में, क्योंकि ये टॉपिक तुम्हारी मैथमिलन बुक में कवर नहीं, इसीलिए मैंने यहाँ से उठाया ताकि आप लोगों को थोड़ी जानकारी अच्छी हो जाए। ठीक है, तो वहां पे पनिशमेंट है कि नहीं, मैंने केयरफुली उसको वहां पर अभी पनिशमेंट के बारे में नहीं पढ़ा, बाकी केयरफुली पढ़ा है कि भाई वहां पर ये सारी चीजें डिस्कस होती हैं कि भाई अगर मान लो कोई कंट्री में किसी दूसरी कंट्री का बंदा किसी दूसरी कंट्री में पैसा छिपाने की कोशिश कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है मनी को लेकर के, तो वहां पर वो आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन। तो भाई यहाँ पर हमारे यहाँ बैठ करके कोई बंदा तुम्हारी कंट्री का पैसा लेकर के आ रहा है, तो मैं फटाफट से क्या करूंगा, उस कंट्री को रिपोर्ट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर इसके लिए ये बनाया गया है। अगला देखो, बोलता है व्हाट इज G20 ग्रुप ऑफ 20। इसको क्या बोलते हैं, व्हाट इज G20 ग्रुप ऑफ 20। इसका मतलब क्या होता है, कहता है G20 एक ग्रुप है जहां पर वर्ल्ड मेजर इकोनॉमीज इकट्ठी होती हैं। बोलता है मेंबर्स मीट द रेगुलरली टू डिस्कस द इंपॉर्टेंट ग्लोबल इश्यूज। ग्लोबल इश्यूज मैंने बताया, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर कोई मुद्दा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का, और टैक्स ट्रांसपेरेंसी और क्लाइमेट चेंज हो गया। क्लाइमेट चेंज का मतलब यहाँ पर जैसे जो भूकंप, तूफान, बहुत ज्यादा हॉट होना, सब बहुत ज्यादा गर्मी होने लग जाना, ठीक है, बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाना, तो ये सारी चीजें क्लाइमेट चेंज मतलब ऐसी चीजें होने लग जाए जिससे पब्लिक एकदम से तहस नहस परेशान हो जाए। ठीक है, उस मुद्दे के ऊपर भी बात होती है। ऐसा नहीं केवल यहाँ पर टैक्स और फाइनेंशियल वाली चीजें डिस्कशन होता है, यहाँ पर वही चीजें कवर होती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जो आज के जो नेचुरल रिसोर्स है उनको ऐसे हम लोग यूज करें ताकि हमारी भविष्य की जो पीढ़ी है उनको अच्छे से चीजें उनको भी मिल पाए, और सारा का सारा चीजें है भविष्य के लिए बच जाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी यहाँ पर उसमें ये सारी बातें भी कवर होती है। तो बोलता है G20 itself does not make laws। कहता है ये अपने आप लॉस नहीं बनाता है, बट इट गिव्स डायरेक्शन और रिकमेंडेशंस टू द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक OECD, IMF और वर्ल्ड बैंक। तो G20 अपने आप में कोई लॉ नहीं बनाता है, तो रिकमेंड कर देता है। किस किस को रिकमेंड करता है, जैसे OECD, जैसे मैंने बताया OECD ने यहाँ पर ये क्या बनाया था, CRS, तो CRS बनाया। ऐसे ही इन लोगों को IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और या फिर वर्ल्ड बैंक को भी सजेशन देता है, और वो लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर रूल्स बनाते हैं। अब बोलता है इन कंटेक्स्ट ऑफ CRS, यहाँ पर कुछ चीजें बताई गई, जैसे बोलता है G20 आस्क OECD टू क्रिएट ग्लोबल सिस्टम फॉर द शेयरिंग फाइनेंशियल अकाउंट इन्फॉर्मेशन टू प्रिवेंट टैक्स इवेजन। तो यहाँ पर OECD को है ना G20 ने बताया कि भाई तुम ऐसा सिस्टम बनाओ यहाँ पर जो टैक्स इवेजन के लिए जो काम करते हैं लोग ना, टैक्स चोरी वाले करने के लिए अपना पैसा यहाँ से इस कंट्री उस कंट्री उस कंट्री से उस कंट्री में छुपाने का काम करते हैं। तो CRS में पॉलिसी बनाकर सब कुछ डाल दो कि अगर तुम ऐसा करोगे तो हम तुम्हारी इन्फॉर्मेशन डाल करके अगली कंट्री को दे देंगे। वो सारी बातें यहाँ पर हुई हैं। अगला बोलता है जो रिजल्ट ऑफ OECD, कहता है डेवलप द कॉमन जो कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड CRS डेवलप किया विच अलाउ द कंट्रीज टू ऑटोमेटिकली एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन इंटरनेशनली। सारी बातें क्लियर हो गई? अगर नहीं हुआ है कमेंट करके बताइए, अगर नहीं हुआ तो मैं और थोड़ा इन डेप्थ पढ़ाऊंगा। ठीक है, वैसे मैंने बहुत ज्यादा इन डेप्थ यहाँ पर कवर किया हुआ है, मैकमिलन में इतना सारा नहीं है, मैंने बहुत कुछ कवर किया बाहर से। ठीक है, अगर फिर भी आपको लगता है कि अभी जानकारी कम रहेगी तो बताइएगा। ठीक है, मैं और ज्यादा कवर करने की कोशिश करूंगा। और हाँ,
अगर आपको भारी भी लग रहा तो भी बताइएगा, अगर लगता है कि बहुत ज्यादा बल्कि हो गया तो भी बताइएगा। मैं वैसे आपको बता दूं, ये जो लेक्चर मैं बना रहा हूं ये भारी तो है ही है, मैं जानता हूं, इतना भारी भी नहीं कि आपको तैयार ना हो सके, क्योंकि सब देखो सारी चीजें बहुत इजी हैं और मैं इतना अच्छे से बता रहा हूं कि आपको एक कहानी के तरीके से याद भी हो रहा होगा। बस ये है कि यहाँ पर जो एमसीक्यूज आते हैं, एमसीक्यू जो तुम्हारे आएंगे, बस उस समय में आपकी थ्योरी कहाँ से आई है वो थोड़ा डीपली पढ़नी पड़ेगी। डीपली तो पढ़ ही रहे हो, मतलब अगर कभी कभार होता ना पेपर तुम्हारा नॉर्मल आ जाता है, नॉर्मल का मतलब जो पढ़ के जाता है एज इट इज आ जाता है, लेकिन उसमें 2 4 5 6 10 क्वेश्चन ऐसे डाल देता है कि बिल्कुल दिमाग को हिलाने वाले, वो हर बार आते ही आते हैं। तो उनको भी कवर करने के लिए यहाँ पर थोड़ा डीप से पढ़ने की जरूरत थी, इसीलिए मैं सारी चीजें डाल रहा हूँ। ठीक है, आगे देखो बोलता है इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क इन इंडिया, तो बोलता है टू इम्प्लीमेंट मैंडेट्स ऑफ बोथ फैट सी और सीआरएस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द स्पेसिफिक रूल अंडर द डोमेस्टिक टैक्स लॉज। अब यहाँ पर जो फैट सी और सीआरएस का जो पूरा का पूरा ढांचा है वो इंडिया में कैसे इंप्लीमेंट किया है भारत सरकार ने, उन्होंने इनकम टैक्स एक्ट रूल 1962 जो मैंने बताया था वहां पर ये सेक्शंस डाले हुए हैं। इन सेक्शंस में बताया क्या क्या करना क्या क्या नहीं करना। तो पहला जो आता है तुम्हारा 114F, किसको रिपोर्ट करनी है वो 114F बताता है, डिफाइंस विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस माना जाएगा, यानी कि उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास कोई सस्पिशियस ट्रांजेक्शन हो या चोरी करने वाला कोई टैक्स इवेजन को काम कर रहा हो, फॉरेन कंट्री से रिलेटेड है वो, तो ये लोग क्या करेंगे फटाफट से इसको रिपोर्ट करेंगे। किसको रिपोर्ट करेंगे? किसको रिपोर्ट करेंगे? भारत सरकार को रिपोर्ट करेंगे, भारत सरकार उठा करके उनकी सरकार को रिपोर्ट कर देगा। ठीक है, तो यहां पर कुल मिलाकर के ये जो सेक्शन में डाला गया इसीलिए डाला गया कि भाई किसको रिपोर्ट करना, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रिपोर्ट करना है, और ये बताता है कि कौन कौन कवर होता है। अगला आता है तुम्हारा 114G, यहां पर बोलता है क्या और कैसे रिपोर्ट करना। यहां पर बोलता है स्पेसिफाइड व्हाट इंफॉर्मेशन मस्ट बी कलेक्टेड एंड हाउ इट शुड बी रिपोर्टेड टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है, तो यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्या क्या रिपोर्ट करना है, कैसे रिपोर्ट करना, सारी बातें कहां लिखी है 114G में लिखी है। और 114H में बोलता है रिपोर्टेबल अकाउंट्स टू, यहाँ पर देखो रिपोर्टेबल अकाउंट्स हमको कैसे पहचानने का तरीका बताया, तो बोलता है प्रेस्क्राइब ड्यू डिलिजेंस प्रोसीजर्स दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मस्ट फॉलो द आइडेंटिफाई द टैक्स एविडेंसी ऑफ द अकाउंट होल्डर्स एंड डिटरमाइन वेदर द अकाउंट इज रिपोर्टेबल अंडर द फैट सी और सीआरएस। तो यहाँ पर उनको पहचानना है कि भाई ये रिपोर्टेबल है कि नहीं है। उसके बाद में क्या करना है, सबसे पहले उसके ऊपर ड्यू डिलिजेंस प्रोसीजर लगाना है, पता करना है कि वास्तव में क्या कुछ ऐसा हुआ है, अगर हाँ सच में अगर हुआ है, अगर टैक्स इवेजन हुआ है या पैसा छुपाने की कोशिश करी जा रही है टैक्स इवेजन के लिए, तो यहाँ पर रिपोर्ट करना है। सबसे पहले इस चीजें को कंफर्म कर उसके बाद इसे रिपोर्ट करेगा। ठीक है, अगला पॉइंट आता है की रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडियन बैंक और फाइनेंसिंग। क्या यहाँ पर रिक्वायरमेंट होता है, डिक्लेरेशन बैंक मस्ट ऑफिशियली डिक्लेयर वेदर दे क्वालिफाई एज रिपोर्टिंग फाइनेंशियल, बोलता रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, अंडर दीज रूल्स। ठीक है, एक डिक्लेरेशन देनी होती है। दूसरा, रिपोर्टिंग मैंडेटरी, बैंक मस्ट सबमिट द प्रिस्क्राइब फाइनेंशियल रिपोर्ट डायरेक्टली टू द इंडियन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इनको रिपोर्ट करना मैंडेटरी है। अब इनका टारगेट स्कोप क्या रहेगा, फैट सी रिपोर्ट ऑन अकाउंट्स ऑफ कस्टमर्स टैक्सेबल द यूएस एक्ट। ठीक है, फैट सी के तहत ये लोग देखेंगे कि भाई वो ये मतलब विदेशी बंदा, विदेशी का मतलब यूएसए की बात अभी हो रही है, बाकी कंट्रीज की बात नहीं हो रही, कि बाकी कंट्री की बात जहां पर होगी वहां पर सीआरएस आ जाता है। तो यहाँ पर बोलता है अंडर सीआरएस रिपोर्ट ऑन अकाउंट्स ऑफ द कस्टमर्स टैक्सेबल इन एनी अदर फॉरेन कंट्री। अगर बाकी कंट्रीज का है तो यहाँ पर सीआरएस के तहत रिपोर्ट करनी होगी। तो यहाँ पर दो तरीके से रिपोर्ट करनी है, तो फैट सी, अगर यूएसए का तो फैट सी में कवर होगा, अगर अदर कंट्री का तो यहाँ पर सीआरएस के तहत उसकी रिपोर्टिंग होगी, उसके तहत कवर हो जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गई। चलो भाई अब क्या करते हैं, एक एक घूंट पानी का मार लेते हैं, उसके बाद में फिर शुरू करते हैं आगे का। चलिए देखो रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस क्या है। यहां पर रिपोर्ट किसको करना है, कहता है बैंक आर रिक्वायर्ड टू फर्निश फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, बोलता है रिपोर्ट्स पर्टेनिंग टू द ट्रांजैक्शंस ऑफ प्रिस्क्राइब टाइप ऑफ वैल्यू एट द प्रिस्क्राइब एजेंसी। क्या कहता है, यहां पर कह रहा है वो, कह रहा है अगर
कहते हैं अगर इस कैटेगरी में कुछ आ रहा है तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को आपको रिपोर्ट करना है, यानी बैंक को रिपोर्ट करना है। कब कब रिपोर्ट करना है? तो बोलता है मंथली रिपोर्ट जाती है, यहाँ पर बोलता है फॉलोइंग 4 रिपोर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिटेड फॉर ईच कैलेंडर मंथ बाई 15th ऑफ फॉलोइंग मंथ। मतलब जो महीना निकल गया, ठीक है, अगला महीना स्टार्ट हो जाएगा, अगले महीने की 15 तारीख तक आपको क्या कर देना है? रिपोर्टिंग कर देनी है। कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट कब कब भेजनी? बोलता है कैश ट्रांजेक्शन 10 लाख या उससे ज्यादा का है, या फिर इक्विवेलेंट यानी फॉरेन करेंसी जो तुम्हारी है, ठीक है। अगर ऐसे केस में सीधा साफ समझिए, कैश ट्रांजेक्शन हुआ 10 लाख से ज्यादा है, 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा है, या फिर फॉरेन करेंसी है, फॉरेन करेंसी की वैल्यू 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा है, तो वहां पर क्या करना है? रिपोर्ट करना होगा किसको? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को। आने यानी ये महीना अगर चल रहा है, इस महीने के अगले महीने की 15 तारीख से पहले पहले, ठीक है, 15 तारीख तक कर देंगे। आगे बोलता है सीरीज ऑफ कैश ट्रांजेक्शंस इन द मंथ, बोलता है इंटीग्रली कनेक्टेड टू ईच अदर, कहता है एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब ऐसे केस में बोलता है ऑल डिपॉजिट्स और ऑल विड्रॉल्स टेकन सेपरेटली, और बोलता है यहाँ पर 10 लाख से मतलब कि छोटे छोटे 2 लाख 3 लाख 3 लाख 2 लाख 50,000 ऐसे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, इनको इंटीग्रेट कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो इनका जो एग्रीगेट अमाउंट है ना 10 लाख है उससे ज्यादा हो जाए, ठीक है। या फिर इक्विवेलेंट का मतलब फिर फॉरेन करेंसी आ गई, फॉरेन करेंसी है और वो भी छोटे छोटे टुकड़ों में है, वो ट्रांजेक्शन हो रहा है, लेकिन ट्रांजेक्शन अगर देखा जाए तो वो पूरे के पूरे 10 लाख है, 10 लाख से ज्यादा है तो ही रिपोर्ट करना है, ठीक है। ये मंथ वाइज करना है, मंथली रिपोर्ट्स की जानी होती है, ठीक है। कब करना है? इस महीने में हुए तो अगले महीने में आपको क्या करना है? इसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। अगला देखो क्या बोलता है, कहते हैं क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर, यानी फंड ट्रांसफर किया है, चाहे वहां से फंड आया हो और चाहे फंड गया हो, ठीक है, विदेश में। क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर मोर देन 5 लाख और इक्विवेलेंट, 5 लाख भाई साहब, वहां पर कितना था? 10 लाख, यहाँ कितना है? 5 लाख, या फिर कहता है 5 लाख के बराबर, ठीक है, या फिर 5 लाख के बराबर कोई फॉरेन करेंसी हो। बोलता है वेयर ईदर द ओरिजिन और डेस्टिनेशन ऑफ फंड्स इन इंडिया, कहता चाहे इंडिया में आ रहा हो या इंडिया से जा रहा हो कोई दिक्कत नहीं, दोनों केस में रिपोर्ट करना है। 5 लाख या 5 लाख से ज्यादा, ठीक है। यहाँ पर मेरे ख्याल मोर देन 5 लाख है, ओके दैट्स माय मिस्टेक। यहाँ पर 5 लाख से ज्यादा है, 5 लाख है, 5 लाख से ज्यादा नहीं, 5 लाख से ज्यादा, इतना याद रखें। अगला बोलता है नॉट प्रॉफिट या नॉन प्रॉफिट, ठीक है। ये नॉन प्रॉफिट या नॉट फॉर प्रॉफिट, ये ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं ये समाज सेवा के लिए बनाए जाते हैं, दूसरों की भलाई के लिए बनाए जाते हैं। इनका मकसद जो होता है पैसा कमाना नहीं होता है, दूसरों की सेवा करना होता है। लेकिन भाई भारत सरकार बोलती है भाई तुमको भी रिपोर्टिंग करनी है, अगर तुम्हारे पास में पैसा आ रहा है कहीं से और वो पैसा 10 लाख से ज्यादा है, ठीक है, 10 लाख मोर देन 10 लाख रुपीज और इक्विवेलेंट, कहता है या तो फॉरेन करेंसी में है तो 10 लाख की वैल्यू से ज्यादा है, और अगर रुपीज में है तो 10 लाख से ज्यादा है, तो भी आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास में पैसा आया है तो इसकी भी रिपोर्टिंग होनी जरूरी है। कब कब रिपोर्टिंग होनी है? हर महीने की अगली 15 तारीख तक, ठीक है। आगे बोलता है काउंटरफिट करेंसी, काउंटरफिट करेंसी का मतलब होता है नकली नोट्स, ठीक है। अब नकली नोट्स अगर आए हैं तो भले 1 रुपया से लेकर के 1000, 10,000, 15 जितना भी है भाई, नकली नोट का मतलब नकली नोट, यहाँ पर कोई लिमिट फिक्स नहीं है। यहाँ पर हमने पहले लिख दिया को नो लिमिट, लिमिट नहीं है आपको। अगर नकली करेंसी जरा से भी मिल जाती है फटाफट से इसको रिपोर्ट कर डालो, फटाफट से रिपोर्ट कर डालो, नहीं तो आप भी मुसीबत में आ जाओगे। तो बोलता ऑल काउंटरफिट करेंसी नोट्स रिसीव्ड बाय बैंक मस्ट बी रिपोर्टेड टू फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, जो इंडिया का है, उसको रिपोर्ट करना होगा। अगला पॉइंट आता है सस्पिशियस ट्रांजेक्शन, STR, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। तो सबसे पहले पता लगा लो भाई वो सस्पिशियस है कि नहीं है। अगर वो पता लग जाता कि हाँ सस्पिशियस है तो क्या करना है? 7 दिन के अंदर अंदर, जब आपको पता लग जाए कि हाँ सस्पिशियस है तो 7 दिन के अंदर अंदर उसको रिपोर्ट कर दो। किसको? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को रिपोर्ट कर दो। कौन करेगा? बैंक करेगा। आगे बोलता है दिस इज द की रिपोर्ट फॉर द फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एनेबल टू प्रोवाइड यूजफुल इंटेलिजेंस, यानी उपयोगी जानकारी जो होती है टू लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, ठीक है। तो यहाँ पर बोलता है एक की रिपोर्ट होती है। ऐसे क्या होता है, जो इसमें जो उपयोगी जानकारी होती है जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज होती है उनको भेज दिया जाता है, वो फिर रोकथाम करने का प्रयास नहीं एक्शन लेती है, ये कह सकते हो आप, ठीक है। आगे देखो बोलता है ट्रांजेक्शन इज कंसिडर्ड सस्पिशियस इफ द पर्सन एक्टिंग इन गुड फेथ, ठीक है, इट अपीयर्स टू सैटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस, ठीक है। ट्रांजेक्शंस उसको सस्पिशियस कम माना जाएगा। अब बोलता है इफ टू अ पर्सन एक्टिंग इन द गुड फेथ इट अपीयर्स टू सैटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, कहता है काम ठीक से चल रहा है लेकिन कुछ चीजें होंगी तब वहां पर हम मान लेंगे ये सस्पिशियस है। कम मानेंगे?
कहता रीजनेबल डाउट दैट, कहता दैट इट मे इन्वॉल्व द प्रोफिट्स ऑफ एन एक्सपेंस स्पेसिफाइड इन द schedule to Pamela likely to be money laundering। अगर लगता है कि भाई जो वो पैसा है ना, जो पैसा है वो ऑफेंस से जुड़ा है, पामला से जुड़ा हुआ है, अगर ये रीजनेबल डाउट लग रहा है, अगर डाउट लग रहा है तो भाई फटाफट से इसको रिपोर्ट कर दो, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को रिपोर्ट कर डालो। अगला बोलता है अपीयर्स टू बी मेड इन द सर्कमस्टेंसेस अनयूजुअल अनजस्टिफाइड कंप्लेक्सिटी। इसका मतलब क्या होता है, फंड्स आर रूटेड थ्रू मल्टीपल अकाउंट्स बिफोर रीचिंग द फाइनल बेनिफिशियरी इवन द डायरेक्ट ट्रांसफर वाज पॉसिबल, दिस इंडिकेट अनयूजुअल। जैसे मान लिया कि मैंने बोला कि भाई यहां पर एक है मिस्टर ए और यहां पर एक मिस्टर डी, ठीक है, इसको पैसा भेजना था 50 लाख, ठीक है, मान लो 50 लाख बड़ी अमाउंट हो गई आपको लग रहा है, यहां पर मान लेते हैं 10 लाख रुपए। अब 10 लाख रुपीज है, अब यहां पर इसको डायरेक्टली भेज सकता था, लेकिन इसने 10 लाख इसको नहीं भेजा, इसने सी था उसको भेजा, डी था उसने इसको भेजा, फिर यहां पर एक्स था इसने इसको भेजा, मल्टीपल अकाउंट्स में भेजने के बाद फिर इसके बाद पैसा आ रहा है, फिर 10 लाख भेज रहा है, फिर इसके बाद है, फिर इसके पास जा रहा है, इसके पास सेवर्स, फिर इसके पास। अगर ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं तो इनको बोला जाता है अनयूजुअल या फिर अनजस्टिफाइड कॉम्प्लेक्सिटी। इसको जानबूझ के कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करी जा रही है, इसका मतलब फिर इसको रिपोर्ट करने की जरूरत होती है। बोलता है अपीयर्स टू हैव नो इकोनॉमिक रेशनल बोनाफाइड पर्पस। मतलब क्या कहता है, कस्टमर रिपीटेडली ट्रांसफर्स द लार्ज अमाउंट्स ऑफ द मनी to unrelated person without any business family investment relationship and unable to explain the purpose of transactions। अब मान लो किसी बंदे को तुम पैसा भेज रहे हो, ना तो उससे कोई बिजनेस करते हो, ना उससे कोई लेना देना है, अननोन पर्सन है, ना कोई इन्वेस्टमेंट है, वहां से इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर रहे हो, ना कोई फैमिली का रिलेशनशिप में आता, भाई क्यों भेज रहे हो बार बार पैसा, क्यों फंड ट्रांसफर कर रहे हो, क्या कारण है, पूछा जा रहा तो बता नहीं पा रहे। तो ऐसे जो ट्रांजेक्शन को भी रिपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है। आगे बोलता है रेस्पॉन्सिबल डाउट, कहता सॉरी रीजनेबल डाउट, कहता है दैट इट मे इन्वॉल्व फाइनेंसिंग ऑफ द एक्टिविटीज रिलेटेड टू टेररिज्म। अगर आपको लगता है कि भाई पैसा जो है वो टेररिज्म से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ, उसको फाइनेंस करने के लिए पैसा भेजा जा रहा है, इसको फाइनेंस करने टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए रोका जा रहा है, पैसा भेजा जा रहा है, तो ऐसे केस में इसको भी रिपोर्ट करने की जरूरत होती है। बैंक करेगा किसको, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। अगला पॉइंट आता है फॉर रिपोर्टिंग सस्पिशियस ट्रांजेक्शन द वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन नॉट रिलेवेंट। कहता है यहाँ पर ट्रांजेक्शन की वैल्यू नहीं देखी जाती, कितने आपको रिपोर्ट करना मैंडेटरी है। आगे बोलता है इवन नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन आर टू बी रिपोर्टेड। कहता है नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन को भी रिपोर्ट करना है, जैसे अनयूजुअल ऑपरेशंस ऑफ द लॉकर। जैसे मान लिया कोई बंदा है बैंक में आता है, बार बार आता है और लॉकर में छुपते छुपाते आता है, थोड़ी देर के रुकता है, फिर चला जाता है, फिर थोड़े टाइम बाद आता है, फिर गुमसुम सा दिखता है, फिर उसके बाद लॉकर में थोड़ी देर रुकता है, फटाफट फिर निकल जाता है। मतलब जैसे लोग नॉर्मली जैसे बिहेव करता है वैसे ना कर कुछ अनयूजुअल लगना शुरू हो जाए, तो ऐसे केस में इसको रिपोर्ट करना है। नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग मॉनिटरी ट्रांजेक्शन इनको तो करना ही करना है, साथ में नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन को भी रिपोर्ट करना है, किसको, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को रिपोर्ट करना है। आगे बोलता है इवन अटेम्प्टेड ट्रांजेक्शंस आर टू बी रिपोर्टेड। फॉर एग्जांपल जैसे बोलता है कस्टमर नॉट प्रोसीडिंग ओपनिंग अकाउंट, कहता है बीइंग आस्क्ड फॉर द सर्टेन डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन। कहता है कोई बैंक में बंदा आया था अकाउंट खुलवाने के लिए, लेकिन फिर खुलवाया नहीं, जैसे उससे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, डॉक्यूमेंट जैसे मांगे गए रफा दफा हो गया, भाग गया। इसका मतलब क्या था, कहीं सस्पिशियस तो नहीं था। अगर आपको लगता है डाउटफुल कहीं का कोई ऐसा बंदा था जो टेररिज्म से जुड़ा हुआ था या फिर मनी लॉन्ड्रिंग का कोई अकाउंट खोलना चाहता था, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड पैसा डालना चाहता था, फटाफट से इसको रिपोर्ट कर डालो, ठीक है। अगला पॉइंट है इम्प्लीकेशंस ऑफ द नॉन कंप्लायंस ऑफ द पामला एप्लीकेशंस। कहता है अगर आप नॉन कंप्लायंस करते हो तो बोलता है कि बैंक फेस, बोलता है रिस्क ऑफ पेनल एक्शंस। कहता है बैंक के ऊपर पेनल एक्शंस लेगा कौन, आरबीआई लेगा, डायरेक्टर लेगा, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया फॉर नॉन कंप्लायंस विद द ऑब्लिगेशंस कास्ट। कहता है ऑन देम अंडर द पामला। और देखो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और ये क्या है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स, ठीक है, दोनों यहाँ पर कवर हो जाते हैं। इसके तहत बैंक के ऊपर पेनल प्रोविजन अप्लीकेबल हो जाते हैं, यानी बैंक के ऊपर पेनल्टी लगने के चांसेस आ जाते हैं अगर आप इनका नॉन कंप्लायंस करते हो, ठीक है। बोलता है पामला हैज एम्पावर्ड द डायरेक्टर, तो डायरेक्टर के बारे में हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है, टू टेक एनी ऑफ द फॉलोइंग प्यूनिटिव मेजर्स अगेंस्ट द बैंक एनी ऑफ इट्स एम्प्लॉइज मैनेजर्स डायरेक्टर्स, ठीक है। किसी के खिलाफ जो है वो एक्शन ले सकता है, कौन लेगा, डायरेक्टर, बैंक जो बैंक के डायरेक्टर होंगे उनके खिलाफ में, मैनेजर्स के खिलाफ में, एम्प्लॉइज के खिलाफ में, ठीक है। तो कैसे, पहले क्या करेगा, एक रिटर्न जो है नोटिस जारी करेगा, पहले रिटर्न में उनको वार्निंग देगा, फिर भी आप नहीं मानोगे, डायरेक्ट
टेक स्पेसिफिक रेमेडियल मेजर्स, ठीक है, एंड सबमिट टू एक्शन जो टेकन रिपोर्ट है ऑन दिस। आपको रिटर्न पहले चेतावनी दी जाएगी लिखित में, और फिर आपने उसके लिए क्या एक्शंस लिए, क्या रेमेडियल एक्शंस, रेमेडियल मेजर्स क्या आपने अडॉप्ट किए, वो आपको बताना पड़ेगा कि आपने एक्शन क्या लिया। और आपने नहीं कुछ किया तो फिर मॉनेटरी पेनल्टी कितनी लगाई जाएगी, 10,000 से लेकर के कहता है टू मैक्सिमम 1 लाख पर डे पर वायलेशन होता है। पर वायलेशन का मतलब एक वायलेशन के लिए 1 लाख, ठीक है, मतलब ऐसे आप कह लो ना, कहता है मिनिमम 10,000, मैक्सिमम कितना लगेगा 1 लाख। इसमें से 20 की पेनल्टी लग सकती है, हायर भी लग सकती है, मिनिमम भी लग सकती है। तो बोलता है पर वायलेशन के हिसाब से लगेगा। और कहता है कि ईच डे ऑफ डिले, जितना आप लेट करोगे तो हर दिन का एक वायलेशन काउंट होगा। भाई साहब समझ लो कितना लग सकता है, ठीक है। तो बोलता है इन सबमिशन ऑफ द सम इंफॉर्मेशन और द ट्रांजेक्शन और रिपोर्ट और रेक्टिफिकेशन इंफॉर्मेशन रिपोर्टेड एज वन वायलेशन। तो कहता है कि आपने या तो रिपोर्ट सबमिट नहीं करी, इंफॉर्मेशन नहीं भेजी, सबमिट नहीं करी, ट्रांजेक्शन की ये रिपोर्ट जो तुम्हारा ट्रांजेक्शन था या कोई रिपोर्ट करनी थी वो नहीं किया, या कोई इंफॉर्मेशन जो रेक्टिफिकेशन जिसमें जरूरत थी वो नहीं किया, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप ये समझ लो कि कोई मुद्दा ऐसा था जो कि मनी लॉन्ड्रिंग या फिर मनी लॉन्ड्रिंग रूल से जुड़ा हुआ, तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से या मनी लॉन्ड्रिंग रूल से उसमें मेंशन किया गया है, और वो उसके तहत कहाँ कवर होता है, उसी में कवर होता है, एक्ट में कवर होता है, और ऐसा कोई क्राइम से जुड़ा किस्सा है, या जो तुम्हारा सीएफटी है यानी कि सीएफटी से रिलेटेड है, फाइनेंसिंग कर रहे हो किसी टेररिज्म को, या इससे कहीं भी किसी तरीके की सस्पिशन नजर आ रहा है कि धोखाधड़ी वाला काम हो रहा है और उसको टाइमली आप रिपोर्ट नहीं कर रहे हो, जो ऐसा बताया गया है, मेंशन किया गया है, तो आपको ये सारी चीजें आपके ऊपर अप्लीकेबल हो जाएंगी। आपको पैसे लगाने पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे, किसको, बैंक को, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आते हैं सिक्रेसी ऑब्लिगेशन। सिक्रेसी ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कि जैसे मान लिया आपकी सारी डिटेल बैंक के पास होती है, आपने मोबाइल नंबर दे दिया, घर का एड्रेस दे दिया, ठीक है, आपने राशन कार्ड दे, जो कुछ मांगते हैं वो सब, बिजली का बिल, फोन का बिल सब दे आते हो, ठीक है। अब बैंक क्या कर सकती है, बैंक मान लिया कि इंश्योरेंस कंपनी वाला आया कि ऐसा भैया एक काम करो, आप नंबर दे दो, मुझे पॉलिसी बेचनी है, मेरे पास स्टाफ है उनको कॉल करेंगे और उनको पॉलिसी बेचेंगे। भाई साहब मना है, ये नहीं कर सकता है बैंक, ठीक है। तो यहाँ पर बोलता है बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन सिक्रेसी रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कस्टमर दैट अराइजिंग कॉन्टेक्चुअल ऑब्लिगेशंस। जब वो कस्टमर बनने के लिए आपके पास आया था, जो आपने इन्फॉर्मेशन से निकाली हो, किसी दूसरे को यानी थर्ड पार्टी को शेयर नहीं करोगे। डिटेल्स ऑफ कस्टमर इन्फॉर्मेशन शैल नॉट डिवर्ज, डिस्क्लोज नहीं कर सकते फॉर द पर्पज ऑफ क्रॉस सेलिंग। क्रॉस सेलिंग का मतलब यही कि जो इंश्योरेंस वाले होते हैं, ठीक है, इंश्योरेंस वाले कभी कभार, मैं अभी देखो यहाँ पर लिखा होगा, कहीं पर नहीं लिखा हुआ, मैं इसमें थोड़ी नोट्स बनाया था कहीं पे, शायद यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो जो पॉलिसी वाले होते हैं, जो इंश्योरेंस बेचते हैं, या म्यूचुअल फंड वाले आ गए, ठीक, ये सब लोग जो आते हैं ना, किसी न किसी मकसद से आते हैं। बैंक के पास क्यों आते हैं भाई, उनको अगर अपनी पॉलिसी बेचनी, बैंक से अटैच हो जाते हैं, कहते हैं भाई थोड़ा पैसा तुम भी ले लेना, एक काम करो, अपनी इंफॉर्मेशन जो क्लाइंट की है यानी कस्टमर की वो शेयर कर लो मेरे से, ठीक है। तो बैंक को ये करने से मना किया गया, ऐसा आप ना करो। क्रॉस सेलिंग मना है, क्रॉस सेलिंग आप नहीं कर सकते। बोलता है और फॉर एनी अदर पर्पज विदाउट, बोलता है एक्सप्रेस परमिशन ऑफ द कस्टमर, जहां पर जो परमिशन होती है कस्टमर की नहीं है, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हो। बोलता है आल्सो व्हेन रेस्पॉन्डिंग टू द रिक्वेस्ट ऑफ द डेटा इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड फ्रॉम द अदर एजेंसीज, बैंक से satisfy themselves the information being sought not to, कहता है sought is not of such nature as will violate the provisions of the law relating to secrecy in the banking transactions। जैसे मान लिया कि भारत सरकार ने डेटा मांग लिया, कि भारत सरकार की कोई एजेंसी है, ठीक है, या कोई दूसरी एजेंसी है, उसने डेटा मांग लिया कस्टमर का, ठीक है। तो सबसे पहले बैंक को यह देखना चाहिए क्या कोई वायलेशन तो नहीं हो रहा है, जो यहाँ पर वायलेशन तो नहीं हो रहा जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में लिखे हुए हैं, या अदर एक्ट जो अप्लीकेबल है बैंक के ऊपर, वहां पर जो सारी बातें लिखी गई उसके हिसाब से वायलेशन तो नहीं है, ठीक है। तो सारी बातें अगर वायलेशन नहीं हो रहा है तो आप शेयर कर सकते हो, लेकिन एक लिमिट में रह करके। अब यहाँ पर कुछ फ्यू एक्सेप्शंस दे रखे हैं जहां पर बोलता है कि इंफॉर्मेशन शेयर करी जा सकती है अगर लॉ कहता है कि आप बता दो, अगर लॉ में कंपल्सन है, जरूरी है बताना, तो बता दो। बोलता है वेयर देयर इज ड्यूटी टू पब्लिक टू डिस्क्लोज। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर वो जानकारी पब्लिक के हित में हो, अगर मान लो पब्लिक को शेयर ना करिए तो पब्लिक का बहुत सारा नुकसान हो जाएगा, तो इसलिए अगर पब्लिक के हित में तो भी जानकारी शेयर करनी पड़ेगी, ठीक है, शेयर कर सकते हैं। अगला बोलता है इंटरेस्ट ऑफ द बैंक रिक्वायर्स डिस्क्लोज, जहां पर बैंक का इंटरेस्ट मतलब उसका हित मतलब निहित है उसमें, ठीक है, इंटरेस्ट उसमें है। जैसे मान लिया कि लोन की रिकवरी करानी है, तो लोन की रिकवरी करानी है तो भाई कस्टमर का मोबाइल नंबर भी देना पड़ेगा जो रिकवरी कराने जाएंगे,
उनका घर का एड्रेस, उनका आईडी प्रूफ सारा कुछ देना पड़ेगा, तभी ढूंढ पाएंगे कहाँ रहता है वो। ठीक है, तो ऐसे केस में भी शेयर कर सकता है बैंक। आगे बोलता है वेयर डिस्क्लोजर इज मेड विद द एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंसेंट ऑफ द कस्टमर, जहां पर कस्टमर खुद ही बता दे कि भाई हाँ शेयर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो इम्प्लाइड या एक्सप्रेस कंसेंट दे दे तो उस केस में भी शेयर करी जा सकती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और ओशन बैंकिंग एकेडमी का एप्लीकेशन आपको पता है गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहां जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपको पीडीएफ मिलेगी वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसके अलावा फेसबुक तुम्हारा हर इंस्टाग्राम वगैरह सारा कुछ है, व्हाट्सएप चैनल भी है, जहां आप मर्जी चाहे वहां से आप ज्वाइन करके सारी चीजें एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स, बाय बाय।